Hello, friends. Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Anish, and today I'm going to share with you very important information regarding the vacant position of assistant professor in उत्तराखंड. ओके, मैं आपके साथ आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने विज्ञप्ति निकाली थी और उसका टेस्ट वगैरह कराया है और अभी उसके जो है फाइनल आंसर कीज़ आना बाकी हैं. अब उत्तराखंड ने भी जो है विभिन्न विषयों में करीब 26 विषयों में 455 पदों पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो राजकीय महाविद्यालय होते हैं उसके लिए जो इन्होंने विज्ञप्ति निकाली है. तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए. देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली गई 3 दिसंबर की विज्ञप्ति, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है. देखिए, आप गौर से देखिए. एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 26 विषयों में 455 पदों पर चयन हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय के लिए विज्ञापन संख्या A1 DR डिग्री सेवा 02 2021-22 द्वारा पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं. इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तानुसार दिनांक 24 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यानी कि जो इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की वो 24 दिसंबर 2021 रखी गई है. अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रसारित किया गया है. यानी कि जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, आप उस पर जाइए, यू गो एंड यू विल फाइंड द लिंक, द एडवर्टीजमेंट्स एंड द वे हाउ टू अप्लाई. ओके, तो वो सब कुछ वहाँ दे रखा है. तो अब मैं आपको यहीं से डायरेक्ट लेके चलता हूँ जो इनका जो एडवर्टीजमेंट है, जिसमें आपको एक विस्तृत जानकारी, एक डिटेल्ड में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कितनी वैकेंसी हैं, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा है. मैं सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से. तो अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको लेके चलता हूं आप इसके एडवर्टीजमेंट के ऊपर. ये आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एडवर्टीजमेंट है. विज्ञापन संख्या A1 DR डिग्री सेवा 02 2021-22 असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021. विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि थी वो है 4 दिसंबर और इसको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 24 दिसंबर रात्रि 11:59, यानी कि वही 12 बजे के बाद ये आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे 24 दिसंबर के बाद. तो लास्ट डेट जो है वो 24 दिसंबर है. और अब मैं आपको दिखा देता हूँ आगे कि इसमें क्या क्या जो है इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 24 दिसंबर 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी उनके पास हो. यानी कि 24 दिसंबर में जब आप फॉर्म भरें लास्ट डेट तक आपके पास वो सारी एलिजिबिलिटी हो जिसके तहत आप किसी भी सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हों. ओके, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि यानी कि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट वही मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की होगी. यानी कि जो मार्कशीट आपकी जो भी इशू होगी, जो भी आपका MA MSc MCOM या जिस भी सब्जेक्ट से आप भरेंगे, तो वो जो आपकी लास्ट डेट वही मानी जाएगी जो कि आपके मार्कशीट इशू की डेट होगी. ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप इसका जब एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगी. उसके बाद आप लोग को जब ऑनलाइन आवेदन करना है तो आवेदन करने से पहले आपको समस्त निर्देशों का भली भांति अध्ययन करना है, उसके बाद ही आप अपना आवेदन करें. क्योंकि बहुत सी बात ये देखा गया है कि बच्चे आवेदन करते हैं और आवेदन करने में गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनके आवेदन निरस्त हो जाते हैं या किसी न किसी वजह से लास्ट मोमेंट पर उनका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होता है, जैसे कि यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के केस में हुआ. उससे क्या होता है कि बाद में फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किसी न किसी वजह से कई बार ऐसा होता है जानबूझ के तो कोई नहीं करता, अनजाने में गलती हो जाती है और हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर देते हैं. उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ या आपका जो है फॉर्म ही निरस्त कर दिया गया. ओके, तो बहुत ध्यानपूर्वक सारे इसके निर्देश पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म भरें. ओके,
आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण पत्र को आयोग में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कुछ भी आपको ऑफलाइन भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और ऑनलाइन की जो रिकॉर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली आयोग के पास सेव हो जाएगा। तो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोई फोटोकॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग और साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यानी कि जो आप फॉर्म भरें उसका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप अपने पास ज़रूर रखिएगा, जिससे कि कभी भी इन फ्यूचर आप जब आयोग से कोई पत्राचार करेंगे या कम्युनिकेशन करेंगे फॉर द सेक ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रूफ कि दैट यू हैव सबमिटेड द फॉर्म और आपने फॉर्म भरा था, तो उसका एक प्रूफ के तौर पे आपके पास रखा होगा। ओके, फिर हम बात करते हैं अगला पॉइंट जो दे रखा है इन्होंने कि फर्जी प्रमाण पत्र कोई भी किसी तरीके का आप ना डालें, जैसे कि शैक्षिक योग्यता जो एलिजिबिलिटी होगी, आयु से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपका कोई आरक्षण है उससे संबंधी कोई भी चीज़ अगर आपने जेन्यून नहीं डाली है या आपने फेक दिखाई है तो उस केस में आपका जो है कम से कम 5 सालों के लिए आपका आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे यूके पीएससी के यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो उसमें आपको बैठने नहीं दिया जाएगा अगर किसी भी स्टेज पे ये पाया गया कि आपने कोई फजिंग करी है या कोई डॉक्यूमेंट आपने फेक दिखाया है। ओके, साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जाएगा, यानी कि केस भी लग सकता है उनके ऊपर अगर वो कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं आपको जो है धीरे धीरे करके बाद में बताऊँगा। मैं आपको जो है मेन पॉइंट जो है इसका वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो है सबसे पहले मैं जो इसकी रिक्तियाँ हैं, मैं रिक्तियों का यानी कि जो वैकेंसीज़ हैं टोटल 455 उसका विवरण आपको दे दूं। जैसे कि ये आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट, तो हिंदी सब्जेक्ट में अनुसूचित जाति की 9 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जनजाति की 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की 8, ईडब्ल्यूएस की 3 और अनारक्षित वर्ग की 11, तो टोटल 33 सीटें हैं। इंग्लिश की 21, एससी 7, एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग 17, ईडब्ल्यूएस 2 और अनारक्षित 5, यानी कि टोटल 52 सीटें, यानी काफ़ी सीटें आई इंग्लिश में। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 5 सीटें आपकी हो गई, एससी की 2, एसटी और ईडब्ल्यूएस कोई नहीं, आपके ओबीसी कोई नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, अनरिजर्व्ड की 10 हैं, टोटल 19 सीटें हैं। भूगोल की 3 सीटें एससी की, 3 एसटी की हैं, 3 ही आपकी ओबीसी की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस, 8 अनरिजर्व, टोटल 19 सीटें। इकोनॉमिक्स की 13 एससी, 4 एसटी, 15 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, 8 अनरिजर्व, टोटल 42 सीटें। पॉलिटिकल साइंस में देखें 9 सीटें आई हैं, उसमें से 9 नहीं, टोटल 24 सीटें हैं। 9 सीटें आपके एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 10 अनरिजर्व, यानी कि टोटल 24 सीटें। सोशियोलॉजी की बात करें तो देखिए सोशियोलॉजी में 8 आपका एससी, 1 एसटी, 8 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, 5 अनरिजर्व, टोटल 23 सीटें। हिस्ट्री में भी देखिए 24 सीटें आई हैं। हिस्ट्री में 4 सीटें आपके एससी की, 1 आपके एसटी, 3 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, 14 अनरिजर्व, टोटल 24 सीटें। एजुकेशन का देख लीजिए, 1 आपका एससी, एसटी में कोई नहीं है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं है, 2 अनरिजर्व, टोटल 4 सीटें। साइकोलॉजी में 2 एससी, एसटी में कोई नहीं है, ओबीसी में कोई नहीं है, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं है और अनरिजर्व कोई नहीं, यानी कि सिर्फ ओबीसी आपके एससी में ही 2 सीटें आई हैं साइकोलॉजी। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन जिसे हम शारीरिक शिक्षा बोलते हैं, इसमें 1 आपके एससी, 1 आपका उसके बाद एसटी में कोई नहीं है, ओबीसी में भी कोई नहीं है और ईडब्ल्यूएस में भी कोई नहीं है और यूआर में भी कोई नहीं है, यानी कि टोटल 1 ही सीट आई है इसमें फिजिकल एजुकेशन में। फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, इसमें आपके सिर्फ 1 सीट है, वो भी आपके अनरिजर्व कैटेगरी की है। होम साइंस जिसमें कि 15 सीट आई हैं, जिसमें 4 आपके एससी कैटेगरी की हैं और 2 ओबीसी की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस है और 7 अनरिजर्व्ड है। एसटी में कोई सीट नहीं है होम साइंस में, तो टोटल 15 सीट है। मिलिट्री साइंस, सैन्य विज्ञान, इसमें टोटल 2 ही सीटें हैं, वो भी आपके एससी कैटेगरी की हैं, एससी कैटेगरी की। म्यूज़िक में 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 आपके ओबीसी और 1 अनरिजर्व्ड। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में सिर्फ 1 सीट है, वो भी अनरिजर्व्ड। जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान में 6 सीटें हैं, जिसमें से 1 एससी, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 3 अनरिजर्व्ड, टोटल 6 सीटें हैं। ड्राइंग में सिर्फ 2 सीटें आई हैं, जिसमें से 1 ओबीसी और 1 अनरिजर्व्ड में आई है। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो 1 सीट है आपकी, वो भी सिर्फ आपके एससी कैटेगरी में।
फिजिक्स भौतिक विज्ञान में 36 सीटें आई हैं। 22 सीटें जो हैं वो एससी कैटेगरी की हैं, 3 जो हैं वो एसटी की हैं, 7 ओबीसी की हैं, ईडब्ल्यूएस कोई है नहीं, और 4 सीटें जो हैं सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। इसी तरीके से आपके अगर रसायन विज्ञान की बात करें, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी 34 सीटें हैं, उसमें से 22 सीटें एससी की हैं, 6 सीटें आपके एसटी, 3 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोई भी सीट नहीं आई है, और 3 सीटें हैं आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि टोटल 34 सीटें। जोलॉजी में आप देखिए, उसमें भी 34 सीटें हैं, 16 एससी, 5 एसटी, 12 आपके ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोई नहीं है, और 1 आपके अनरिजर्व्ड। बॉटनी में 21 सीटें हैं, जिसमें कि 7 आपके एससी, 4 एसटी, 4 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 5 आपके अनरिजर्व्ड है। मैथमेटिक्स में देख लेते हैं, 29 सीटें आई हैं, जिसमें 14 आपके जो है एससी की हैं, 5 एसटी की हैं, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 8 अनरिजर्व्ड। कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स में 25 सीटें हैं, जिसमें कि 10 जो हैं वो आपके एससी की हैं, 4 एसटी की हैं, 8 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 अनरिजर्व्ड। और बीसीए यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब एक पेपर चलता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस से बोलते हैं, तो उसमें सिर्फ 3 सीटें हैं, 1 एससी, 1 ओबीसी और 1 अनरिजर्व्ड। तो इस तरीके से टोटल 455 वैकेंसी हैं। 176 एससी के लिए हैं, 48 एसटी के लिए हैं, 99 ओबीसी के लिए हैं, 21 आपके जो है ईडब्ल्यूएस और 111 अनरिजर्व्ड। अच्छी सीट्स हैं, मतलब अगर आप चाहें तो इसको भर सकते हैं उत्तराखंड का, क्योंकि अगर किसी का उत्तराखंड का है तो वहाँ तो वैसे भी थोड़ा सा आपके जो है रिजर्वेशन रहता है, तो अच्छा मौका है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और चीज़ इसके बारे में बताता हूँ। अब मैं अगर बात करता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी की, तो जितने भी डिसिप्लिन्स हैं जो कि आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो उसके लिए 2 तरीके से एलिजिबिलिटी बनती है। एक है एलिजिबिलिटी ए और एक एलिजिबिलिटी बी। एलिजिबिलिटी ए क्या कहता है कि अब मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स एंड 50% इन केस ऑफ SC, ST, OBC, ओके, इन अ कंसर्न रेलिवेंट और अलाइड सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपने कोई भी MA, MSc, MCOM किया हुआ है आपके उसी सब्जेक्ट में जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं, या उसका कोई रेलिवेंट और अलाइड सब्जेक्ट हो, तो वो रेलिवेंट और अलाइड सब्जेक्ट क्या है वो मैं उसके आगे बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है कि किस सब्जेक्ट का कौन सा रेलिवेंट सब्जेक्ट है और अलाइड सब्जेक्ट है, जो कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा, आपके पास UGC नेट होना चाहिए या CSIR नेट होना चाहिए, ठीक है, या आपके पास PhD होना चाहिए। अब देखिए इसमें दोनों कंडीशन लगी हुई है, या UGC नेट हो या PhD हो। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय UGC और द CSIR और अ सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द UGC और हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड अ PhD डिग्री। तो ये देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये साफ साफ लिखा हुआ है स्लेट और सेट के बाद और हु आर और हैव बीन, यानी कि PhD मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका या तो UGC नेट हो या PhD हो। ओके, बस उसमें कंडीशन ये है कि जो भी आपकी PhD हो वो 2009 या 2016 के रेगुलेशन से ही आपको मिली हो, तभी आपका UGC नेट जो है एग्जेम्प्टेड होगा। ओके, सो उसकी कंडीशन ये है कि अगर आपकी PhD 11 जुलाई 2009 से पहले की रजिस्टर्ड है, अगर किसी ने PhD बहुत पहले की रखी है और 2009 11 जुलाई से पहले की है, तो उसके केस में उसको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा उसी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से, जिसमें ये मेंशन किया रहेगा, ये देखिए आपके सामने पॉइंट्स हैं, आप जो भी सर्टिफिकेट बनवाएं उसमें ये रहेगा द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड। ये पॉइंट्स उसमें बाकायदा लिखे होंगे उस सर्टिफिकेट में। द PhD थीसिस हैज़ बीन इवेल्यूटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड ओपन PhD वाइवा वोसे ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड। The candidate has published 2 research papers from his or her PhD work, out of which at least one in the referred journal. The candidate has presented at least 2 papers based on his or her PhD work in conferences, seminars, sponsored, funded, supported by UGC, ICSR, CSIR और any similar agency। तो ये सारे पॉइंट्स उसमें मेंशन रहेंगे। अगर आपने ये सारे पॉइंट लिखवा के सर्टिफिकेट बनवाया है, तभी आपकी 2009 11 जुलाई से पहले की रजिस्टर्ड PhD को नेट से एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज आपको नेट जो है ज़रूरी होगा। ओके, तो इस बात का बहुत ध्यान दें। और कोई जो BCA के लिए अप्लाई कर रहा है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसके केस में MCA डिग्री ज़रूरी है होना, ओके, और उसका नेट होना चाहिए, राइट।
एक तो चीज़ ये हो गई एलिजिबिलिटी के बारे में। सेकंड एलिजिबिलिटी जो कि है बी पार्ट, वो क्या कहता है कि द पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद अ रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम। तो अगर आपकी पीएचडी दुनिया की किसी टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाली जगह से है, तो उस केस में आपका जो है नेट की आपके ऊपर कंडीशन नहीं है। देखिए लिखा हुआ है ना क्यूएस रैंकिंग, दो तरीके की वर्ल्ड रैंकिंग होती है, एक तो क्यूएस रैंकिंग और द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, ठीक है, या एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़। तो उस केस में जो है आपका जो है पीएचडी एक्सेप्टेड होगा और आपका जो है नेट की उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। अब देखिए एक सवाल खड़ा होता है कि अगर आप इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो और निकाल लेते हो, ठीक है, अगर अप्लाई करते हो, ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें आपके जो है एकेडमिक्स देखा जाएगा, एकेडमिक रिकॉर्ड्स। तो देखिए ग्रेजुएशन में आपकी क्या परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मार्किंग है कि अगर आपके 80% या उससे अबव हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन में 60 से 80% है तो आपको 19 नंबर मिलेंगे। 55 to 60% है तो 16 नंबर, और 45% से 55% के बीच में है तो 10 नंबर मिलेंगे। तो ये रही ग्रेजुएशन की बात। फिर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, यानी कि पीजी। उसमें अगर आपके 80% या उससे अबव हैं तो 25 नंबर मिलेंगे। 60% या 60% से ज़्यादा और 80 से कम तो आपको 23 नंबर मिलेंगे। और अगर 55% और 60 के बीच में है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपना स्कोर कैलकुलेट करिएगा, तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर किसी ने एमफिल किया हुआ है तो 60% या अबव अगर आपके परसेंटेज एमफिल में है तो 7 नंबर, और अगर 55 से 60% के बीच में है तो 5 नंबर। अगर आपने पीएचडी अवॉर्डेड है, पीएचडी की हुई है ऑलरेडी, तो 25 नंबर पीएचडी के हैं। अगर आपका नेट विद जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे उसके। सिर्फ नेट क्वालिफाइड है तो उसके 8 नंबर मिलेंगे। और किसी ने अगर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, जैसे कि किस जगह पे सेट होता है या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उस केस में आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर रही बात आपके पब्लिकेशंस की, अगर आपने कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं किसी पीयर रिव्यूड जर्नल में या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में, तो 2 नंबर एक पेपर के आपको मिलेंगे। और उस केस में भी आप मैक्सिमम 6 नंबर क्लेम कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 3 पेपर ही आपके काउंट होंगे। आपने कितने भी पेपर पब्लिश किए हों, ऐसा नहीं कि किसी ने बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं तो वो अपने नंबर उससे बढ़ा लेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ 6 नंबर की परसेंट, यानी कि 100 में से 6% जो है सिर्फ आपके रिसर्च पेपर के मार्क्स हैं। उसके बाद अगर किसी का एक्सपीरियंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस है, यानी कि पीएचडी के बाद किसी ने टीचिंग की है या पीएचडी के बाद किसी ने रिसर्च की है, तो उसके 1 साल के 2 नंबर हैं। और उस हिसाब से इन्होंने 10 मार्क्स दिए हैं, यानी कि टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। और उससे ऊपर आपका अगर एक्सपीरियंस है तो वो काम का कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि 10% मार्क्स जो है वो इसी चीज़ के हैं। उसके अलावा कोई आपके पास इंटरनेशनल अवार्ड है, कोई नेशनल अवार्ड है, गवर्नमेंट से कोई मिला है, उसके 3 नंबर, या कोई स्टेट लेवल अवार्ड है तो उसका आपको 2 नंबर। तो टोटल स्कोर ये बनेगा 100। तो 100 में जो आपका मार्क्स होंगे उसी के बेस पे आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो ये रही बात आपके स्कोर की, एकेडमिक रिकॉर्ड की। अब कितने लोग को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ये साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए पॉइंट बी में, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द कमीशन। तो ये कमीशन के ऊपर तय करता है कि वो पर सीट के हिसाब से कितने लोगों को बुलाते हैं स्कोर के अकॉर्डिंग, राइट। अगर हम एज की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज है वो 21 साल रखी गई है, और 21 से 42 वर्ष तक के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आयु की गणना की जाएगी वो आयु की गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2021 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 1 जुलाई के वो 21 वर्ष का हो चुका हो और 42 वर्ष से ज़्यादा का ना हो। तो ये जो है एज के रिगार्डिंग दिया है। बाकी जो कुछ एज रिलेटेड छूट हैं वो भी उसमें दी गई हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं। और किसी भी तरीके अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों को ही मिलेगा। उसके बाहर का कोई भी है तो वो किसी भी तरीके का जो आरक्षण है वो अवेल नहीं कर पाएगा। जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, निशक्त, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के अधिवासी नहीं हैं को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित यानी कि समान श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन कर सकते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि अगर आप सोच रहे हो कि हम किसी कैटेगरी में हैं तो उत्तराखंड में भी हमारी कैटेगरी काउंट होगी, तो ऐसा नहीं है।
तो आज के लिए इतना ही। इसकी अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है, कि क्या प्रोसेस है इसमें अप्लाई करने की। तो मेरे साथ जुड़े रहें और अगली वीडियो में इसकी पूरी डिटेल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल दानिश करिए काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।